Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class pre-9th. Today is 10th of June and day is Wednesday. And now it's time to start our English lecture. And the topic which we are going to discuss today is past perfect tense. मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके पास कोई सेंटेंस चाहे वो ट्रांसलेशन के लिए आता है या वो एक्टिव पैसिव के लिए आता है, तो जो आपके पास फर्स्ट टास्क होता है उस जुमले को आइडेंटिफाई करना कि ये जुमला है किस टेंस का। अब अगर आपके पास ट्रांसलेशन के लिए आता है तो डेफिनेटली आपको उर्दू में जुमला दिया हुआ होगा और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपने उस जुमले को पहचानने के लिए देखना है कि उस जुमले का एंड किन अल्फाज पर हो रहा है। अब जिस तरह आज है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, तो कोई भी पहले तो हम सिर्फ लेते हैं परफेक्ट की तरफ। परफेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हर परफेक्ट जुमले में जो काम बताया जा रहा होता है वो मुकम्मल हो चुका होता है। अगर तो फिर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो आपको पता चलेगा कि ये काम जो है जिस जुमले में बताया जा रहा है वो अभी कंप्लीट हुआ है या कुछ अर्से पहले कंप्लीट हुआ है। फिर अगर था, थी, थे का इस्तेमाल आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि ये जो काम है ये पास्ट में हो चुका है। फिर अगर होगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, मैं सबक याद कर रहा हूँगा, मैं इम्तिहान दे रहा हूँगा, तो उसमें वो आपके पास वो फ्यूचर में चला जाएगा। आपके पास इस तरह का अगर जुमला आता है कि मैं इम्तिहान दे चुका हूँगा, ये इसका मतलब है कि ये आपके पास फ्यूचर परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो उसके आखिर में जुमले के आपके पास चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। जुमले को पहचानने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टास्क होता है टू पुट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। जिस तरह मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेस करवाते वक्त मैंने आपको ये पॉइंट रिमाइंड करवाया था कि कोई भी अगर आपके पास इंग्लिश का सेंटेंस होता है तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो जुमले का होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो किसी भी टेंस का जुमला नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटेंस ले रहे हैं आई एम अ गर्ल, तो आपके पास कोई भी टेंस आ जाए, मैं एक लड़की हूँ, अब इसमें आई जो है वो आपके पास सब्जेक्ट है। अब अपने बारे में किसी भी टेंस में बात करनी है, जिस तरह मैं स्कूल गई थी, ठीक है, मैं स्कूल गई थी, आई वेंट टू स्कूल। आप देख रहे हैं कि आई चेंज नहीं हुआ। पहले जुमला मैंने प्रेजेंट में बोला, उसमें सब्जेक्ट आई रहा। मैंने अपने ही बारे में पास्ट में बात की तो सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं हुआ, वो आई ही रहा। जो आपके पास चेंज हो रहा होता है हर टेंस के हिसाब से, वो सिर्फ आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। इस चीज़ को जहन में रख लें। पास्ट परफेक्ट की जब बात होती है तो हम इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं थर्ड। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास कौन सी यूज़ हो रही है? थर्ड। अब यहाँ पर हम एक और पॉइंट जहन में बिठाते हैं कि कोई भी परफेक्ट जुमला हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या वो फ्यूचर परफेक्ट हो, आपने उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लानी है, ठीक है। टू मेक इट क्लियर इन योर माइंड दैट वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन परफेक्ट सेंटेंसेस। आइदर इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, आइदर इज इट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब तो फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम हो गई, आपके पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो हम पहचानेंगे कैसे इस जुमले को कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट का जुमला है? तो वो आपकी जो मेजर आइडेंटिफिकेशन है वो हेल्पिंग वर्ब से है, यूज़ ऑफ हैड। अगर आपके पास जुमले में हैड का इस्तेमाल आ रहा है कहीं पर भी, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है, चाहे वो किसी भी तरह का जुमला हो। हैड आ रहा है आपके पास जुमले में तो इट्स मीन दैट यू आर फेसिंग अ पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। इसके बाद हम जब मूव करते हैं टेंस की तरफ, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो होता है जुमले, आपने जुमला लिखना है तो हमें इंग्लिश की जो ग्रामर है, जब इंग्लिश में हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता है।
अगर हम स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह मेन वर्ब ले आते हैं, तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, आपको एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं देगा। तो सब जो आपके पास पास्ट परफेक्ट का जो सिंपल सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस पास्ट परफेक्ट का हेड, वही हेड हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इसके साथ में आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी थर्ड, जो कि हमारे पास हर परफेक्ट सेंटेंस में यूज होती है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस हम एग्जाम्पल लेते हैं, लड़की कहानी लिख चुकी थी। तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगा, द गर्ल हैड रिटन द स्टोरी। द गर्ल आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, हैड आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और द स्टोरी आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। लड़की कहानी लिख चुकी थी, हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, द गर्ल हैड रिटन द स्टोरी। अब आपके पास कोई सा भी जुमला हो, आपको दे दिया जाता है पास्ट परफेक्ट का, तो सिंपल सेंटेंस है अगर आपके पास, तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपने अपना सेंटेंस फॉर्मेट करना है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारे पास जो मेजर आइडेंटिफिकेशन होती है वो होता है यूज ऑफ नॉट। जब भी आपके पास जुमले में नॉट का इस्तेमाल आ रहा है, इट्स मीन दैट यू आर फेसिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। और जो नॉट को हम पुट करते हैं जुमले में, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास नॉट आता है। सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया हैड, और उसके बाद नॉट। कोई भी जुमला है, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, किसी भी टेंस का जुमला है, तो आपने उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने नॉट पुट कर देना है। नॉट के बाद आपके पास मेन वर्ब आ जाएगी, पास्ट परफेक्ट में हम यूज करें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, हम चाय नहीं पी चुके थे। हम चाय नहीं पी चुके थे। अब आपने देखना है इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, हम, वर्ब कौन सा है, पीना, ऑब्जेक्ट कौन सा है, चाय। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया जुमले में। उसके बाद आपने जुमले को भी आइडेंटिफाई करना है कि ये जुमला कौन सा है, चुपके थे, चुपके, तो इट्स मीन दैट परफेक्ट सेंटेंस है, और थे आपको बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। अब जब आपने इस जुमले में हर चीज़ को, अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर आपने फॉर्मेशन की तरफ जाना है सेंटेंस की। हमारे पास जुमला था हम, वही जुमले को आइडेंटिफाई किया, चुपके थे, पास्ट परफेक्ट, उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड। हमारे पास जुमला है नेगेटिव सेंटेंस, नहीं, नॉट। चाय पीने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं टेकन। वैसे तो हम पीने के लिए ड्रिंक यूज करते हैं, आई ड्रिंक वाटर, I drink cold water. I like to drink warm water. I do not like too much cold water. अब ठीक है, वैसे पीने के लिए हम ड्रिंक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम चाय की बात करें स्पेसिफिकली, तो वो हमारे पास टेकन का वर्ड यूज होगा, और देन ऑब्जेक्ट आ गया, क्या पी रहे हैं, चाय, तो टी। इसके बाद हम मूव करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, उसके लिए हमने सबसे पहले तो देखना है कि हमने कौन सा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और उसकी हमारे सेंटेंस के अंदर कहाँ पर वो एग्जिस्ट करेगा, या हम उसको कौन सी पोजीशन यहाँ पर सेंटेंस में देंगे। तो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो हम स्पेसिफिकली पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे हेड। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड देन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ली हुई है, क्या तुम अपना काम ख़त्म कर चुके थे। अब देखें, इसमें भी हमने पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि जुमला है कौन सा। अब हमारे पास हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो हमें आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं क्या से, और यूज़ ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क से।
उसके बाद हमने देखना है जुमला किस टेंस का है। तो चुके जो बता रहे हैं हमारे पास परफेक्ट है, और थे बता रहे कि ये पास्ट परफेक्ट है। हमने सेंटेंस की टाइप को पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग हमारे पास वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है, देखिए यू तुम। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, योर वर्क। ख़त्म, हमारे पास वर्ब आ रहा है कंप्लीटेड। जुमला है हमारे पास क्या, तुम अपना काम ख़त्म कर चुके थे। तो इसके लिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमने लिखा अपना हेल्पिंग वर्ब, जो हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, हैड। उसके बाद हमने यूज़ किया अपना, जिस तरह आपके पास यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर में गिवन है सब्जेक्ट, तो हमने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर पुट किया यू। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीटेड, देन आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा योर वर्क। अब जो आपके पास जो आज का टास्क है, आपने इसी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को इसके स्ट्रक्चर्स को, एग्जांपल्स को अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपने 5 सेंटेंसेस अपनी कॉपीज़ पर बनाने हैं। यहाँ पर हमारा आज का इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम अपने कल के टॉपिक को कल के डेट पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जमात प्री-9 मजमून है आपका उर्दू का। आज है 10 जून 2020, बुध का दिन है। आज हम सबक नंबर 3 काहिली पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद खान। 1837 में पैदा हुए और 1914 में वफात पाए। सबक काहिली स्टार्ट करने से पहले हम सर सैयद अहमद खान का तारुफ पढ़ेंगे। तारुफ में हम इनकी तालीम, मुलाजमत, खिदमात, मज़मून निगार, असलूब बयान और इनकी तसनीफ शामिल हैं, ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इनका तारुफ। सर सैयद के वारिस आला। वारिस आला क्या मतलब है, वो जहाँ से कोई खानदान शुरू हुआ हो, यानी कि आप आबाओ अजदाद जहाँ पे पुराने वक्तों में रहते हों, ठीक है, जहाँ से आपकी नस्ल शुरू हुई हो वहाँ। शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए, मुगलिया दौर के बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सर सैयद ने रवाजी ज़माना के मुताबिक, रवाजी ज़माना का मतलब है उस टाइम जितनी जो रवाज था, ठीक है, के मुताबिक तालीम पाई। अगला है मुलाजमत। सबसे पहले अदालत में बतौर सरिश्तादार, यानी कि इसका मतलब था मुंशी का काम किया, फिर तरक्की करके आप जज बन गए। खिदमात। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानों ने हिंद की इस्लाह के लिए, इस्लाह मतलब दुरुस्तगी का मतलब मीनिंग में आता है, मतलब इस्लाह मुसलमान जो 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को जो है हिंदुओं और अंग्रेज़ों की वजह से जो है मुसलमानों को शिकस्त हुई और मुसलमान उनके ज़ेर आ गए। तो सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त मुसलमानों को जो है वो अपनी इल्मी काफ़ियों की वजह से उजागर किया, ताकि मुसलमान जो है वो हिंदुओं और अंग्रेज़ों के इस जाल से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को जी सकें। तो उन्होंने पहले एक अंग्रेज़ी स्कूल मुरादाबाद और गाज़ियाबाद में खोला। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी। बाद अज़ां हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी जो है वो मरकज़ करार पाया। अंग्रेजी से उर्दू में तराजुम के लिए साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो है कॉलेज बनाया, जो बाद में यूनिवर्सिटी भी बन गई, ठीक है, जहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाएगी, जहाँ पर 300 से ज़्यादा कोर्सेज करवाए जाते थे मुख्तलिफ ज़बानों में,
जहाँ पर किसी को ये कैद नहीं था कि इस चीज़ की कैद नहीं थी कि वो मुसलमान है, हिंदू है, अंग्रेज है, वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। वहाँ पे हर मजहब का जो बंदा था वहाँ पे पढ़ सकता था। 1870 में इल्मी अदबी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। इस रिसाले पर इज्तिमाई ज़िंदगी पर गहरे असरार डाले, यानी कि जो भी इस रिसाले जो बनाया उन्होंने इल्मी अदबी रिसाला बनाया तहज़ीबुल अखलाक, जिसमें अखलाक के बारे में उन्होंने एक गहरे जो है वो असरार जो है वो छोड़े, लिखे। 1870 में इन्होंने इल्मी अदबी रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा, जो मुसलमानों के लिए स्पेशल जो लिखा उन्होंने, जिसमें मुसलमानों के लिए जो है उनकी इज्तिमाई ज़िंदगी पर गहरे असरार डाले। ठीक है। उसके बाद है मज़मून निगार। सर सैयद ने उर्दू में मज़मून की सिंफ को कहते हैं किस्म को रवाज दिया, खुद कसरत से मज़ामीन लिखे और अपने रुफ़क़ा को, मतलब होता है रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब से कौमी, तालीमी, मज़हबी, अखलाकी मौज़ूआत पर मज़मून लिखवाए। अब है अस्लूब बयान। अस्लूब यानी कि अंदाज, उनका क्या अंदाज था लिखने का। ठीक है। सर सैयद का अस्लूब निगारिश यानी कि उनका लिखने का, तहरीर करने का अंदाज सादा, सहज, बहुत आसान, फौरन समझ आने वाला, बनावट से बिल्कुल पाक, रियलिटी को बिल्कुल शो करता था। ठीक है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का कहना है कि मन जुमला यानी कि मेरे जुमले, वो कहते हैं कि जो मेरे जुमले हैं बेशुमार एहसानात हैं, यानी कि इन पे मन जुमले बेशुमार एहसानात हैं, यानी कि इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो उस वक्त अंग्रेज़ों को पता हुई और मुसलमान जो है उनको शिकस्त हुई। अंग्रेज़ और हिंदू मुसलमानों पर काबिज आ गए और जो हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों पर अपनी हिंदू ज़ुबान जो है वो हिंदी ज़ुबान जो है उसको राइज करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए। ठीक है। मुसलमानों के लिए कारोबारी दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए गए और मुसलमानों को अपना जेर करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो इस वक्त जो है सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जो है वो इल्मी लिहाज से इनको उजागर किया, बताया कि आप लोग जो है अपने कौम पर जब तक आप इल्म हासिल नहीं करोगे, इसका शऊर नहीं आएगा, तो कभी भी आप इन कौम का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो जागो और अपने आपको मजबूत कौम बनाओ ताकि तुम लोग इनका सामना कर सको। तो उस वक्त जो है इन्होंने उर्दू, क्योंकि इंग्लिश मुश्किल था मुसलमानों के लिए पढ़ना, वो समझ नहीं सकते थे, उनके पास इतना शऊर नहीं था, क्योंकि उनके पास वो तमाम फैसिलिटीज जो हिंदू थे और अंग्रेज़ों ने उन्होंने सल्ब कर रखे थे। तो फिर इन्होंने जो उर्दू ज़ुबान है सर सैयद अहमद खान ने उसको आसान और सहज ज़बान में लिखा, बताया, समझाया और बुक शाया की, ताकि मुसलमान पढ़कर जो है वो शऊर हासिल करें और अपनी हैसियत को जान सकें कि हमारी हैसियत क्या है। तो इनके बाद जो है वो सर सैयद अहमद खान की तसनीफ आ जाती है। ठीक है। सर सैयद अहमद की तसनीफ जो है वो कौम की जो है वो कौम की तामीर के लिए है। इन्होंने जिसमें भी लिखा उन्होंने ऐसा लिखा जिसमें कौम को उजागर किया कि उठें, होश करो, तुम लोगों को अंग्रेज और हिंदू जो हैं इनसे आज़ादी चाहिए, तो तुम लोगों को इनके खिलाफ लड़ना होगा, अपना मुकाबला करना होगा। तो इसके लिए तुम्हारे पास तालीम होना भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने छोटी बड़ी 30 से ज़ायद किताबें लिखी, तकरीरें, खतूत, मज़ामीन के मजमूए इनके अहम हैं। ठीक है। रिसाला, असबाब बगावत हिंद, ताबीन कलाम, खुतबात हमदिया और तफसीर कुरान शामिल हैं। ये तो था इनका तारुफ। अब इसके बाद है खुलासा। इस सबक का खुलासा मैं आपको बताऊंगी। सबक लिखा है इन्होंने काहिली का बेसिकली मकसद है सुस्ती या मेहनत ना करना। ठीक है। अब इस सबक में दो तरह के बंदों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। एक तो वो लोग जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, अपने दिल और दिमाग दोनों का, यानी कि जिस्मानी तौर पे कोई काम नहीं करते हैं, ना अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब इंसान अपने कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा या हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, वो सुस्ती
का शिकार होगा, उसका दिल नहीं करेगा किसी काम को, बेकार हो जाएगा बिल्कुल। जब तक हम जिस्मानी काम ना करना काहली है, लेकिन दिली कवा बेकार छोड़ देना यानी कि सबसे बड़ी काहली है। यानी कि कवा का मतलब है कुव्वत। हमारा दिल से, जब आपका दिल नहीं चाहेगा किसी काम करने को तो आप कोई काम नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमें अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अपने आप को हरकत में लाना है, तभी हम लोग अपने लिए जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पेट भरने के लिए मेहनत करना जो है वो मेहनत तभी करेंगे ना जब हमें को एनर्जी होगी, हम सोच रखेंगे, समझ रखेंगे, हमारे जिस्म में हरकत आएगी। अगर हम सोए रहेंगे और कहेंगे अच्छा जी हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। बेसिकली अपने आप को एक्टिव रखने के लिए काम करना है, अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी को पूरा करने के लिए काम करना है, इस माशरे में जीने के लिए काम करना है, लोगों के लिए लोगों के साथ सर्वाइव करने के लिए हमें काम करना है, तभी हम लोग एक्टिव रहेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास दौलत बहुत ज़्यादा है, बेशुमार दौलत होने की वजह से वो क्या है, सुस्त पड़े रहते हैं, ऐशाश परस्त हो जाते हैं, खाना पीना उठना बैठना बस उनका एक हद तक महदूद होकर रह जाता है। वो बाहर के लिए सर्वाइव नहीं करते, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ उनको ये होता है कि हमने ऐश करनी है। उन्हें दूसरों का कोई एहसास नहीं होता है कि हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, वो बस बैठे रहते हैं और ऐशी करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो वहशी हो जाते हैं। उनको दूसरों का एहसास तो खत्म हो जाता है, बस उनका खाना पीना अच्छा पहनना ओढ़ना होता है, बस ठीक है। उन्हें बगैर मेहनत किए हुए कुछ चीज़ मिल जाती है, बगैर दिमाग इस्तेमाल किए हुए कुछ चीज़ मिल जाती है, तो ऐसे लोग भी सुस्ती और शिकार हो जाते हैं और वहशियाना उनके जो अदालत होती है वो वहशियाना हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये सबक सर सैयद अहमद खान ने उन मुसलमानों के लिए लिखा जब 1857 की जंग आज़ादी हुई और मुसलमान जो थे बिल्कुल लेट डाउन हो चुके थे, वो हिंदू अंग्रेज़ों के मातहत हो चुके थे, उनके लिए नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, कारोबार बंद कर दिए गए थे। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को उजागर किया, तालीमी शऊर दिया, समझ दी, अकल दी कि आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, एनर्जी पैदा करें, तभी आप उनके ज़ुल्म का मुकाबला कर सकते हैं। तो इस सबक में हमें ये पता चलता है कि अगर इंसान काम करता रहे, अपने दिल और दिमाग को लगाकर काम करेगा, तो हम लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर हम लोग बैठे रहें और यही सोचते रहें कि हमसे होता नहीं है, तो ऐसा कभी भी हम लोग एक अच्छी कौम नहीं बन सकते। तो हमें एक अच्छी कौम बनने के लिए दिल लगाकर मेहनत से काम करना होगा, तभी हम लोग जो है इस कायली सुस्ती को छोड़ेंगे, तभी हम लोग जो है एक तरक्की याफ्ता मुल्क में आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क तभी होंगे ना जब हम लोग इस मुल्क के लिए काम करेंगे, अपनी काहली को छोड़ेंगे, अपनी सुस्ती को छोड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ तक हमारी चैप्टर खत्म होता है, इसका खुलासा यहीं तक खत्म होता है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी इसकी मश्की सवालात के साथ। अल्लाह हाफिज़।